हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले कि ग्रेजुएशन से आप एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन से अगर किसी बच्चे को एमबीए के लिए प्रिपेयर अगर करना होगा, एमबीए सीईटी के लिए अगर प्रिपेयर करना होगा, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं गुलशन बेलदार आप सभी का फिर से एक बार अपने इग्नाइट एमबीए में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखो क्या होता है ना, बहुत से बच्चे हमने ऐसे देखे कि जो एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर लेंगे 3 साल का, उसके बाद में वो प्रिपरेशन चालू कर देते। वो प्रिपरेशन भी ऐसा होता है, कभी जो प्रिपरेशन होगा वो पार्ट टाइम होगा या तो किसी का प्रिपरेशन फुल टाइम होगा। लेकिन अगर हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको देनी होगी ना, उसका जो भी प्रिपरेशन आप करोगे वो हमेशा फुल टाइम ही होना चाहिए। ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में अगर आप लोग पढ़ते होगे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा सुप्रीम और प्रोडक्टिव टाइम होता है दोस्तों। क्योंकि अभी जस्ट आपने ट्वेल्थ क्वालिफाई की है और ट्वेल्थ के बाद में आप या तो फर्स्ट ईयर में होगे या तो सेकंड या तो थर्ड ईयर में होगे। अगर मैं ये चीजें अगर बोलता हूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर होगे या तो सेकंड ईयर में या तो थर्ड ईयर में, तो मैं ऐसा इसको बोल सकता हूं कि अगर आप थर्ड ईयर में अगर पढ़ते हो तो मैं उसको गुड कहूंगा, या अगर आप सेकंड ईयर में अगर हो तो ये चीज बहुत ही ज्यादा बेटर है। और अगर आप फर्स्ट ईयर से अगर चालू करोगे प्रिपरेशन, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। तो इसकी हमने कैटेगरी कर दी गुड, बेटर और बेस्ट। वैसे तो देखो बात क्या होती है कि अगर आप जितना जल्दी ये समझ पाओ कि मुझे एमबीए करना है, तो आपका प्लानिंग और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना, अगर कोई बीए करने वाला बच्चा होगा, या तो बीकॉम है या तो बीबीए या तो बीएससी या तो इंजीनियरिंग, उसके बाद में इफ यू डिसाइड टू गिव द एमबीए, अगर आपको एमबीए सीटी अगर देनी होगी एमबीए के लिए, तो सोचने वाली ये बात है कि अभी जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना दोस्तों, जो अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इसके ऊपर आपको कोई भी ऐसे एक्सट्रीम वाली जॉब नहीं मिलने वाली। अगर जॉब चाहिए तो आपका अगर टारगेट अगर होगा कि नहीं सर मुझे एमबीए ही करना है, और अगर एमबीए बहुत अच्छे कॉलेज से अगर होगा, तो आपको पैकेजेस बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेगी, आपको पैकेजेस बहुत ज्यादा हाई मिलने वाला है। तो उसका प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले जो मुझे लगता है वो होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर इस फेज में अगर होगे कि मुझे एमबीए करना ही करना है, तो अगर ये आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग अगर होगा, तो ये आपका 50% काम तो अभी कर देगा। इसका मतलब 50% काम आपका अभी हो चुका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिटरमाइन कीजिए कि आपको एमबीए सीटी करना ही करना है। अगर आप एमबीए सीटी अगर करते हो ना, तो एमबीए सीटी का जो भी पोर्शन होगा, जो सिलेबस होगा, वो सिलेबस ज्यादातर एग्जाम के लिए इक्वलाइज है। जैसे बैंकिंग हो गया, जैसे इंश्योरेंस है। इतना ही नहीं, अगर आपको आगे चल के किसी कंपनी के अगर कोई भी एमएनसी अगर होगी, मल्टीनेशनल कंपनी, अगर उसके अंदर आपको जॉब चाहिए, तो अभी आपको पता होगा कि हर एक कंपनी में एक टेस्ट देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसे हम कहते हैं सीआरटी। तो एमबीए का स्टडी करने के बाद, एमबीए सीईटी का अगर आप स्टडी अगर करते हो, तो मल्टीपल एंगल में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो जाता है दोस्तों। ये चीजें पहले तो समझ लो। एक बार अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर हो जाता है, तो उसके बाद में एक फायदा आपको ज्यादा होगा कि जो बच्चे जैसे स्टार्ट अर्ली बेनिफिट्स, तो फायदा क्या होगा, सिंपल सी बात है। जब आपका ट्वेल्थ आपने क्वालिफाई किया ना, तो ट्वेल्थ क्वालिफाई करने के बाद आपका जो एज होगा, या तो 18 होगा या तो 19 होगा, लगभग तो 18 ही होता है। उसके बाद में आपको करना है ग्रेजुएशन। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप करोगे ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन या तो आपका 3 साल का होगा, या तो इंजीनियरिंग अगर होगा तो ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, 4 साल का। इसका मतलब अगर ये मैं मानूं कि 18 के बाद में 3 या 4 साल अगर मैं जोड़ देता हूं, तो सिंपल सी बात है, या तो 22 या तो 23, या ओके, या तो 23 या तो 22, 22 या तो 23 आपका एज हो जाता है। कब, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। देखो दोस्तों, 22 और 23 के बाद में अगर आप एमबीए के लिए प्रिपरेशन अगर चालू करते हो, तो बहुत से कॉलेजेस आपसे निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस एग्जाम के अंदर होते ही रहते हैं।
तो अगर आप जल्दी से अगर सिलेक्शन अगर चाहते हो तो प्रिपरेशन आपका बहुत जल्दी होना चाहिए, तो ये आपको बेनिफिट भी बहुत ही ज्यादा देता है। सही है। अगर आप शुरू से अगर स्टार्ट करते हो तो देखो एकदम सिंपल सी बात है, अभी आपका 12th हुआ होगा, अभी अगर आपने 12th किया है तो इसका मतलब यह है कि आप अभी स्टडी करने के प्रॉपर फेज में हो। अभी ज्यादा बर्डन है नहीं आपके ऊपर, ज्यादा लोड है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि अभी 2-4 महीने के अंदर ही मुझे सीईटी के एग्जाम पढ़ के क्वालिफाई हो जाना, ऐसा भी नहीं है। हम धीरे धीरे हर एक चीज सीखेंगे। जो जो एरिया मेरा बहुत ही ज्यादा वीक होगा उसे हम स्ट्रांग करेंगे। अगर मुझे इंग्लिश अच्छा नहीं आता तो मैं इंग्लिश अच्छा करूंगा। अगर मेरी पर्सनैलिटी, आपको पता होगा कि एमबीए के अंदर एमबीए का जॉब ही ऐसा होता है, एक लीडरशिप का जॉब होता है, लीडर, इट्स एंटरप्रेन्योर जॉब, आपको पता होगा। तो उसके लिए अगर अभी आप तैयार नहीं हो तो आप खुद को तैयार कर सकते हो इस 3 इयर्स में। 3 सालों के अंदर आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और स्टेडीली धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे ना, जो भी ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, वो बहुत ही ज्यादा फर्म होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में आपको यह समझना पड़ेगा कि सर देखो, अभी अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो या तो फर्स्ट ईयर में या तो सेकंड ईयर में, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या है। एकेडमिक बहुत अलग होती है दोस्तों। एकेडमिक में प्रैक्टिकल्स हो गए, एकेडमिक में आपको लेक्चर्स करने, इट्स अ थ्योरेटिकल पेपर। लेकिन उसके पूरा अपोजिट में है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड क्या होती है, अप्रोच क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू होते हैं, देयर आर द 5 एमसीक्यूज। उसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव वाला अगर पेपर होगा, तो उसके अंदर आपका जो भी नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आपको हर एक चीज पक्का पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये चीजें समझ लो। इसके लिए आपको निकालना है टाइम। सही है। तो 2-4 या तो 1 साल आपके पास में होगा या तो 2 महीने हो गए। अगर एक लमसम टाइम अगर देखा जाए तो 6 मंथ्स इज इनफ टू प्रिपेयर द बैंकिंग सीईटी, फॉर द बैंकिंग सीईटी। अगर सॉरी बैंकिंग बोल गया मैं, एमबीए सीईटी के लिए आप ये कर सकते हो। सही है ना। अगर आपको एमबीए करना होगा तो एमबीए सीईटी के लिए मिनिमम 6 महीने आपके पास में होने चाहिए। 6 महीने, अगर 6 से ज्यादा अगर होते तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास में अगर 6 या तो 6 से ज्यादा महीने अगर है प्रिपरेशन के लिए, तो आप आपके पूरे के पूरे टाइम को डिवाइड कर सकते हो कि आपको आपका ग्रेजुएशन का स्टडी कब करना है और कॉम्पिटिटिव को टाइम कब देना है। सो दैट मींस यू मस्ट हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। आपको कॉम्पिटिटिव भी बैलेंस करना है और आपको आपका एकेडमिक भी बैलेंस करना है। ये चीजें आपको समझ के बैलेंस करनी है। सही है। उसके बाद सबसे मेन चीज है गो थ्रू पीवाईक्यू। अगर किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी समझनी होगी, अगर किसी भी एग्जाम की डिमांड को अगर समझना होगा, तो हमें देखना होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एक तरह का एक सिनेरियो होता है कि अगर हम उसमें से अगर गो थ्रू अगर होते तो हमको हर एक चीज पता हो जाती है। सिलेबस क्या है, सिलेबस का मोटिव क्या होता है, उसका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, लैंग्वेज क्या है, लेवल क्या है। सही है। हर एक चीज हमको पता होती है, या तो हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको लेंथ पता होगी, आपको ये समझना पड़ेगा। आप ये समझ भी सकते हो कि हाँ मुझे कहां तक पढ़ाई करनी है, सीरियसनेस भी आपको पता चल जाएगा। तो मस्ट आपको एक काम करना है कि कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट पे सर्च करो, आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। वो पीवाईक्यू आपको पूरा का पूरा एकदम आराम से, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, आपको टाइम लेना ही नहीं, एकदम आराम से हर एक क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है आपको। हर एक क्वेश्चन को आप क्या करो, सिर्फ आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर दो। अगर आप हर एक क्वेश्चन को अगर पढ़ना चालू कर दोगे, ना भी समझे तो पढ़ो, लेकिन आपको लैंग्वेज पता चल जाएगी, आपको मैथ्स का तरीका पता चल जाएगा, नंबर्स कैसे होते ये पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें तो ऐसे होगी कि जो आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन यह आपको कब पता चलेगा कि जब आप उसमें से जाओगे तब। सही है। अगर एक बार अगर आप पीवाईक्यू से अगर होकर जाओगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा सिलेबस क्या होता है। आपको यह पता चलेगा सिलेबस क्या है, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है, फ्रेमिंग, वो फ्रेमिंग क्या होती है, उसके लेवल आपको पता चलेगी। और आपको यह पता चलेगा कि आप अकॉर्डिंग टू द पेपर कहां पर लाए करते हो। सही है। उसके बाद में मेन चीज आने वाली है जो होगी सिलेबस डिकोडिंग। अभी जाना है आपको सिलेबस के अंदर। आपको पता होना चाहिए सिलेबस तो है अलॉन्ग विद द एग्जाम पैटर्न।
अलॉन्ग विद द एग्जाम पैटर्न आपको ये चीज पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना होता है, सिलेबस में आप मैथ्स पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, थोड़ा कंप्यूटर पढ़ोगे, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो एग्जाम पैटर्न में आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, पॉजिटिव मार्किंग कितना होता है। अगर आपने पिछला वाला एमबीए का वीडियो अगर नहीं देखा होगा, एमबीए सीटी के रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन, तो वो जाकर देख लीजिए। उससे आपको हर एक चीज पता चल जाएगी कि एमबीए सीटी का एग्जाम स्ट्रक्चर और सिलेबस क्या क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बोला हुआ है। सबसे पहले आपको मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह होगा, करंट अफेयर भी होता है। अभी सबसे मेन चीज क्या होती है, ये समझो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरा तो 12th में मैथ्स था ही नहीं, अब तो फिर मैं अभी मैथ्स कैसे पढूं। एक बात आपको समझनी है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो एमबीए सीईटी, उसके लिए जो भी पोर्शन होता है मैथ्स का वो सिर्फ 10 तक होता है, 10 तक, 10वीं तक का होगा, उसके आगे नहीं होता। तो आपको वही मैथ पढ़ना है कि जो हमने बचपन में पढ़ा था, प्रॉफिट और लॉस होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, रेशो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह वगैरह, जो अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको सीखना है, बाकी कुछ नहीं। उसके अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक चीज आपको समझनी है। उसके बाद हम आगे जाएंगे सिलेबस को। ये होता है कि नोइंग द सिलेबस, सिलेबस को और अच्छी से आपको समझना है। आप तो अभी तो आपने सिलेबस को पूरा का पूरा डिकोड किया, आफ्टर डिकोडिंग द सिलेबस आपको हर एक चीज के अंदर जाना है। आपको ये समझना है कि सर मैथ्स में क्या पढ़ना है, मैथ्स में मैं क्या पढ़ूंगा, मैथ्स की डिमांड क्या है, मैथ्स में मैं ऐसा क्या करूं कि जो मुझे हेल्प करे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैथ्स के अंदर सबसे पहले आपका बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बेसिक्स तो बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन बेसिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कर सकते हो? हाँ, बेसिक्स का डेफिनेशन एकदम बहुत ही सिंपल होता है। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, आपको स्क्वायर आना चाहिए, आपको क्यूब्स भी आने चाहिए, आपके टेबल्स भी लर्न होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आती ही आपकी बेसिक के अंदर, सही है। स्क्वायर कहां तक के लर्न होने चाहिए, कम से कम स्क्वायर 50 तक तो आपको आनी ही चाहिए। अभी बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर 50 तक कौन करेगा, वही बहुत ही ज्यादा इजी होता है, सही है, ये बहुत ही ज्यादा इजी, आपने अभी तक वो देखा ही नहीं है। सबसे पहले तो जज मत करो, ओके। कोई भी एग्जाम के लिए आपको प्री एजम्पशन नहीं करना है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सबसे पहले उस ट्रैक पे आपको चलना है दोस्तों। जब आप चलोगे, आपको जो पता चलेगा, तब आपको हर एक चीज का एक 360 डिग्री पता चल जाएगा। स्क्वायर है, क्यूब 30 तक के आपको आनी चाहिए, अगर 20 तक के भी रहे तो भी चलेगा। टेबल कम से कम 30 तक के आनी चाहिए, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज नोइंग अ सिलेबस। इंग्लिश के अंदर भी जाना है आपको इंग्लिश में देखना है कि इंग्लिश के लेवल क्या है, इंग्लिश की डेप्थ कितनी होती है, इंग्लिश के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। मुझे नॉवेल्स पढ़ने हैं, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, क्योंकि आगे चल के आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू ये चीजें होती है कॉलेजेस के अंदर। अगर आपको बी स्कूल में जाना अगर होगा तो आपको ये करना ही पड़ेगा। उसकी प्रिपरेशन आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से अभी से शुरू करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन द सिलेबस, हर एक सिलेबस को आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। जो पहले था ये वही चीज है, सिलेबस को हर एक चीज को आपको ब्रेक डाउन करना है, पूरा का पूरा तो नहीं हो सकता। तो सिलेबस ब्रेक डाउन का मतलब ही यही है कि अगर आप मैथ्स को अगर देखते हो तो उसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे, उसको करना है बेसिक कैलकुलेशन, ये पहला हो सकता है आपका। सेकंड में आप ये कर सकते हो, आफ्टर बेसिक कैलकुलेशन एरिथमेटिक बोल दो। एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम हो गए। एरिथमेटिक के बाद में ज्योमेट्री ले लो आप, उसके बाद में आपका मेंसुरेशन होगा, उसके बाद में आपका डीआई होगा। इसका मतलब ये होता है सिलेबस को ब्रेक करना, ओके। जब मैं सिलेबस को, हर एक सिलेबस को जब मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे ये भी पता चलता है कि मुझे कहां तक पढ़ना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट क्या है। अगर मुझे बेसिक कैलकुलेशन मेरा बहुत अच्छा अगर होगा तो ये मेरे लिए डेफिनेटली फायदा करने वाला है डीआई के अंदर। अगर मुझे फ्रैक्शंस का बहुत अच्छा नॉलेज है तो ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसे कहेंगे हम सिलेबस को ब्रेक डाउन करना। जैसे इंग्लिश के अंदर अगर हमको इंग्लिश को अगर ब्रेक डाउन करना होगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ब्रेक होगा, वोकैब में ब्रेक होगा, उसके बाद में इंग्लिश में ब्रेक, उसके बाद में ग्रामर में ब्रेक हो जाएगा। सो इंग्लिश 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह रीजनिंग होगा, उसी तरह होगा कंप्यूटर होगा, ठीक है। सो आगे देखिए, लर्न टू बिल्ड फाउंडेशंस। हर एक टॉपिक को उठाओ आप, हर एक टॉपिक को आपको उठाना है धीरे से। यूट्यूब का बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ यूट्यूब आप ऑनलाइन लेक्चर देखो, उससे आपको क्या करना है, फाउंडेशन बिल्डअप करना है। आपको क्या करना है,
फाउंडेशन बिल्ड करना है। फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब ये होता है आपको बारीक बारीक चीजें बहुत ज्यादा आनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर किसी दुकान के बाहर अगर लिखा है बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये पता ही नहीं होता कि बाय वन गेट वन फ्री में डिस्काउंट मिलता है या मिलता भी नहीं है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां से आपका फाउंडेशन जो होगा वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि बाय वन गेट वन, अगर अभी जो मैंने अभी लिखा है बाय वन गेट वन फ्री, कभी कभी ऐसा भी होता है बाय टू गेट थ्री फ्री, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्काउंट का फंडा है, ये क्या है, इसके अंदर डिस्काउंट। अगर आपने कोई लेट्स से अगर आपने जोमेटो या तो स्विगी में से अगर आप जब कोई भी चीज मंगाते हो तो वहां पर आपने देखा होगा वहां पर एक प्राइस होती है दोस्तों, लेट्स से वहां पर एक प्राइस है 499, इसको क्रॉस करके लिखा जाएगा कि आपको पड़े 470 में। उसके बाद में यहां पर होगा डिलीवरी चार्जेस, ऐप हैंडलिंग चार्जेस, उसके बाद में ये चार्ज वो चार्ज, और उसके बाद में 470 बन गई 520, 470 बन गई 520। तो आपको पूछेंगे कि आपको डिस्काउंट कितना मिला, आपके एक्स्ट्रा पेज कितने गए, आपको जीएसटी कितना लगा, ये हर एक चीज आपको धीरे से समझनी पड़ेगी क्योंकि आगे चल के आपका इसका काम होने वाला है। जब आप मार्केटिंग सेक्टर में जाओगे, जब आप एमबीए करोगे तो आपको कंपेयर करना होगा हर एक चीज, तो आपके बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। अगर किसने बोला कि भाई मैंने 20 रुपीज जो एक कोई भी पकड़ लो, एक कोई भी लेट से आप 20 रुपीज की एक चाय पकड़ लो, अगर एक चाय मिलती है, चाय का रेट है 20 और उस दुकान वाले ने, चाय वाले ने उसका रेट अभी कर दिया 25, 20 की चाय अभी 25 में मिलने लगी, तो आपको यह समझना चाहिए कि सर 5 रुपए तो बढ़ गए, लेकिन बैंकिंग लेकिन एमबीए सेक्टर में, वही सेक्टर है बैंक हो या एमबीए हो, इस कमर्शियलाइज सेक्टर में आपको ये बोलना पड़ेगा परसेंटेज के अंदर कि अगर 20 की चाय अगर 25 में अगर मिलने लगी तो इसका यह मतलब हुआ कि 5 रुपए तो बढ़ गए, 5 रुपए बढ़ गए, सही है ना, 5 रुपीज बढ़ गए। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 5 रुपए किसके ऊपर बढ़े, 20 के। तो अगर 20 रुपए के ऊपर ऑन 20 देयर इज इंक्रीज ऑफ 5, सो दैट मींस ऑन 100 इसका कितना परसेंटेज बढ़ा होगा, सो 25 5 5 इसका मतलब 25% का तो इंक्रीज हो गया। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझनी है, सीखनी है। अगर कहां पर भी अगर आपको डाउट आता है, नहीं चीजें समझती, तो इसी के लिए हम लोग आपके लिए, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप कमेंट में लिखा करो, बोला करो। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते तब तक ना आपको फायदा होने वाला है, ना आपका वो रिजल्ट अच्छा आने वाला है, सही है। तो ये होता है बिल्ड फाउंडेशन। अभी सबसे पहले अगर आपने कोई भी एक टॉपिक अगर उठाया होगा, या तो आप रीजनिंग ले लो, या तो इंग्लिश ले लो, या तो मैथ्स ले लो, अगर मैथ्स का या तो कोई भी इंग्लिश का अगर आपने टॉपिक अगर उठाया तो उसकी आपको बेसिक से प्रिपरेशन करनी है। एक बार अगर आपको ऐसा लग जाए कि हाँ सर मेरा इंग्लिश का ये सेक्शन हुआ है बहुत अच्छा, स्पॉट द एरर मुझे अभी आता है, मुझे प्रीपोजिशंस पता होता है सर, मेरा वोकैब बहुत अच्छा हो गया, तो आप उसके बारे में लगा सकते हो मॉक। स्पेशलाइज्ड टॉपिक के भी मॉक होते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना तो आपको पता चल जाए कि आपका एक्चुअल स्टडी कैसा था और कैसा होना चाहिए, डिमांड भी आपको पता चल जाएगी, ये बात सही है। उसके बाद में आपको एक चीज समझनी है, वो जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है उसको एनालाइज करो और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, क्योंकि डे बाय डे आपके अंदर सुधारना होती जाएगी। डे बाय डे आपका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेस कभी कम नहीं होता है, सही है। लेकिन जब आप प्रोग्रेस करोगे ना तो आप पढ़ते उठते रहोगे, ओके, गलत होगा सही होगा, गलत होगा सही होगा। अगर सिर्फ सही 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 हो रहा है तो कहीं तो भी प्रॉब्लम वगैरह हो रहा होगा, सही है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, फॉर्म तो भर दो, सही है। ये तो सही बात है कि एमबीए सीटी के एग्जाम दे तभी पाओगे जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, लेकिन फॉर्म तो भर सकते हो, फॉर्म तो भरो। अगर फॉर्म अगर भरते हो तो आपको एग्जाम सेंटर पता चलेगा, एग्जाम की डिमांड पता चल जाएगी, बच्चों की मेंटेलिटी आपको पता होगी, सही है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, पेपर कैसे होता है, कहां तक जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद में कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन में टेस्ट वगैरह होती है, कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, कंप्यूटर का कुछ प्रॉब्लम होगा, हर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी ग्रेजुएशन के अंदर ही। जो बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन ये चीजें सीखते हैं वो आप अभी से सीखना चालू कर दो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहने वाला है। तो फॉर्म तो भरना है, ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी रिजल्ट, आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं कि क्या आने वाला है, सिर्फ जाओ, मस्त आराम से बैठो और एग्जाम का फॉर्म भरो।
फॉर एग्जाम दो, ठीक है ना। सो नाउ लास्ट में देखो क्या है, वर्क ऑन अ वीक एरियाज। जो भी आपका एरिया वीक होगा, आपको आगे चल के ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है, इसलिए आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ना होगा। आपको बहुत ही बेसिक से जो जो चीजें आपको अभी नहीं आती है लेकिन आगे लगने वाली, वो धीरे धीरे प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, एकदम से तो नहीं आता होगा, लेकिन इसलिए आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, नॉवेल्स पढ़ना चालू करो। अगर आदत है नहीं तो कोई भी छोटा मोटा किताब उठाओ कि जिसके अंदर 10-15 पेजेस वगैरह हो गए। अगर प्लेन किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो ऐसे किताब उठाओ कि जिसके अंदर स्टोरी हो, लेकिन आपको पढ़ना है, सही ना। आपको हैबिट लगानी ही पड़ेगी। अगर आपके अंदर हैबिट होगी तो आगे चल के आपको बेनिफिट रहेगा। ये सारी चीजें सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनको पैकेज बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए, हाई पैकेज 50 लाख, 1 करोड़, 1 CR, उसके अबव अगर या तो उस लेवल का पैकेज अगर चाहिए तो ये सिर्फ वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए। बाकी के बच्चों, देखो कंपटीशन होती ही नहीं दोस्तों, जेन्युइन स्टडी करने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। सही, भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन जेन्युइन रिजल्ट वाले बच्चे बहुत ज्यादा कम होते हैं। अभी आपको यह डिसाइड करना है आप किस ग्रुप में आते हो। आप भीड़ से बाहर अगर निकलना अगर होगा तो कुछ चीजें भी अलग करनी होगी, सही है। और लास्ट में फाइंड मोटिवेशन एंड स्टे मोटिवेटेड। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर हो तो आपको आपका स्टडी 2-3 साल कंटिन्यू करना होगा। सो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। आप पढ़ाई कभी भी करो, मॉर्निंग में करो, नून में करो, आफ्टरनून में करो, इवनिंग में करो, नाइट में करो, कभी भी, लेकिन आपको मिनिमम 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट निकालने ही निकालने होंगे। अगर पर मिनट 30 यानी कि 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं सर मुझे सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, मुझे सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन स्टेडीली आपको धीरे धीरे आगे जाना है। तो मोटिवेशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, डेली कोई आपको मोटिवेट नहीं करने वाला। अगर इस पूरे जर्नी में अगर आपको कहीं भी लगे कि आप अकेले हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, सो इग्नाइट विथ यू दोस्तों, हम सारे के सारे आपके साथ में। सिर्फ आप एक कमेंट में मैसेज छोड़ दो, सही है, हम आपके लिए हैं, आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपको काउंसिल करेंगे, हर एक चीज आपको बोलेंगे, हर एक चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, हो सके तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो भी बनाएंगे, सही है। बिल्कुल, ये ऐसी चीज है कि दोनों तरफ से हमें काम करना पड़ेगा, सही है। ये चैनल जो हम जो ओपन करते, जो हमारा मोटिव है, जो विजन होता है, हमारा विजन सिर्फ यही है कि बच्चों को इससे बेनिफिट हो सके, इसको बच्चे से यानी कि बच्चों को इससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, सही है। तो ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर हमने देखा था कि ग्रेजुएशन में होकर हमें स्टडी कैसे करना होता है MBA CET का। अगर कुछ चीजें मुझसे छूट गई होगी, अगर आपको कुछ पूछना होगा, अगर फिर भी आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चंस अगर हो गए तो मुझे मस्ट कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए। हो सके तो आपके जो भी रिलेटिव या तो आपके जो भी दोस्त उन जो MBA CET का प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे चल के, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हम आगे चल के मिलने वाले और मिलते ही रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।